मैंने कांच खा रखा है भैंजो, ये चीज़ क्या है। मैं एनर्जी में था, उसमें मैं अपनी हिट का नंबर 1 था। आंखें मिलते ही मैंने 3 राउंड फायर किए, टक टक टक। एक उसको हेड शूट लगा, 2 उसको गाल पे लगा। ऊपर का हिस्सा बचा था, टांग टूंग कुछ नहीं बची थी उसकी। तंदूर का होगा मुर्गा, ऐसे बचा था। उसके पास इतना था, हैंड ग्रेनेड 9, 7 ग्रेनेड यूबीजीएल वाले और एक अफजल गुरु के नाम से चिट्ठी। अफजल गुरु के नाम से चिट्ठी। वहाँ की जो विलेजर्स हैं वो कितना साथ देते हैं? बिना मिले तो मिलिटेंट्स जेएंडके में आ ही नहीं सकते। मशहूर होते हैं आपकी ट्रेनिंग के किस्से। चीखे निकलवा देते हैं पानी के अंदर। तो आपका सर कोई फेवरेट वेपन्स चलाए होगे? सबसे फेवरेट वेपन वो वेपन था जिससे मैंने वो टेररिस्ट को किल किया था, वो थी मेरी टैवर। नहीं, मिशन पे जाने से पहले आपको ऐसा लगता है कि क्या पता मैं वापस नहीं आऊँ तो घर पे कॉल कर दूँ? यहाँ पे इमोशनल होने की जगह ही नहीं है। तो आपने कभी किसी बड़ी के घर पे कॉल किया कि वो नहीं रहा या ऐसा कुछ? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम Welcome टू to विन Win विन Win वर्ल्ड। वेलकम पैरा कमांडो देवी सिंह डागर। देवी सिंह जी नमस्ते। नमस्कार सर। पहला पॉडकास्ट है आपका? यस सर, यस। वेरी गुड। पैरा कमांडो तो मैंने बोल दिया है, और क्या क्या आप बताओ। ओके ओके। पहले तो मैं अपने बारे में बताने से पहले विनायक भाई, विनीत भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैं कमांडो देवी सिंह डागर, पैरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, प्लस बहुत सारे कोर्स भी किए हैं। अंडर वाटर डाइविंग, पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, डीजी कमेंडेशन कार्ड, और मेरा जो मेन गैलेंट्री अवार्ड है वो है सेना मेडल। अरे वाह, क्या बात है। पैरा वाले बंदे होते हैं थोड़े हंसमुख होते हैं। क्यों हंसमुख क्यों होते हैं? हंसमुख सर क्योंकि हर जगह हम जाते हैं ना, हम जंप करने के लिए जाएंगे तो जब हम जहाज़ में बैठते हैं जंप के लिए, तो जब पूरा तामझाम हम पहनते हैं ना, पैरासूट अलग से 18-20 केजी उसका वजन, 6-7 केजी रिजर्व पैरासूट का वजन, वेपन साथ में, बैटल लोड साथ में, तो जब हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं ना आपस में, क्योंकि आमने सामने बैठते हैं, 2 लाइन होती है जहाज़ में, N32 से जंप होता है, तो एक अजब सी फीलिंग आती है अंदर से। कोई हमारे ऊपर हंस रहा होता है तो हम किसी के ऊपर हंस रहे होते हैं, देखो उसका मुंह कैसे हो रहा है। मतलब डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। जंप सभी ने करना है, झिझक भी सभी को है, लेकिन जंप भी कंप्लीट करना है, लैंडिंग कंप्लीट करनी है, पैरासूट अच्छे से ओपन होगी, सब कुछ कार्रवाई ये सब ट्रेनिंग के ऊपर है सर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। और बाई चांस हज़ारों लाखों में कोई केस ऐसा आता है कि हमारा एक साथी हमें छोड़ के चला जाता है, तो हमें बहुत दुख होता है उस चीज़ का। तो ये तो लाइफ है, ये चलता रहता है। मैं एक्चुअल में हरियाणा से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पलवल, गांव मडगोला। तो मैं हैज ए कास्ट जाट हूँ। अच्छा जी। मैंने 16 साल 6 महीने 10 दिन जॉब की, प्री मैच्योर में रिटायरमेंट हूँ। तो जितना मेरे से हुआ है, मेरी सारी सर्विस जेएंडके की है और एक एनएसजी की है बस। एनएसजी में 3.5 साल, बाकी सारे जेएंडके के हैं, क्योंकि मेरी यूनिट परमानेंट जेएंडके में रहती है। अच्छा ओके। यस। JNK में? जम्मू एंड जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर। यस ओके। यस। मैं ये ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे बड़े बड़े कर्नल मेजर आते हैं, जनरल्स आते हैं। आज एक जवान आया है हाँ, सर। आज एक जवान आया है आज एक- पॉडकास्ट पे। और जवान के ही आपने जो वर्क एरा में आपके जो भी वर्क लाइफ स्पैन थे, उसमें आपने इतने सारे मेडल्स, ये जो सेना मेडल है वो एक गैलेंट्री अवार्ड ही। यस सर, यस। तो ये आपको किस चीज़ के लिए मिला था? सर एक्चुअल में ये मेरे को, मैं एनएसजी में था 2014 से लेकर 2017 जुलाई तक मैं एनएसजी में था। तो एनएसजी में भी मैंने पठानकोट ऑपरेशन जो हुआ था एयरबेस पे 1 जनवरी 2016 को, उसमें भी मेरे को मौका मिला। मैं इतना भाग्यशाली था कि मैंने एनएसजी का भी एक ऑपरेशन मतलब अपनी आंखों से किया और देखा सब कुछ। अच्छा। उसमें मैं अपनी हिट का नंबर 1 था, जो सबसे आगे बंदा चलता है। तो उसमें भी 4 टेररिस्ट थे वो। मेरी CC 94 थी। CC मीन्स कमांडो कोर्स, उसका नंबर होता है। जैसे खबर मिली, हम जहाँ गाड़ी में बैठ के सीधा जहाज़ में से हमें यही पता नहीं जाना कहाँ है। जहाज़ में ब्रीफिंग होगी, भाई पठानकोट जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे हुआ है, देखते हैं उधर क्या होगा। तो आप कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे? हम उस टाइम में मानेसर थे। मानेसर। दिल्ली। वहाँ से आपको पठानकोट पहुँचे? यस। ओके। वहाँ पहुँच के लैंड हो गए।
31 की नाइट में गए थे हम, और 1 तारीख को हम उधर पहुंच गए थे। तो 1 तारीख को 2:30 बजे फायर शुरू हो गया था, जो कि हमें पता नहीं था तब तक कि वो अंदर है। तो जब फायर शुरू हुआ तो सबसे पहला फायर हुआ मैस पे, वहाँ डीएससी के जो मैस था ना, तो वहाँ पे फायर शुरू हुआ। एक ब्लूप्रिंट देख लो और एक आप ग्राउंड में चीज़ देख लो तो बहुत फ़र्क होता है। ब्लूप्रिंट में आप जड़ तक नहीं जा सकते, लेकिन जब आपने आंखों से कोई चीज़ देखी तो आपको सब कुछ एकदम पिक्चर सामने आ जाती है। सारी कार्रवाई चलती रही। जब फायर शुरू हो गया तो उनके जहाँ जहाँ से फायर आ रहा है वहीं वहीं हमारी जो टीम है वो उनकी तरफ मूवमेंट करती रही। अब ये पता नहीं लगता ना, क्योंकि अंधेरी रात है यार, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से मैं किसी अपने ही बंदे को ठोक दूँ। सबसे फर्स्ट भाई प्योरिटी तो अपने बंदे को सेफ रखने की है। मिलिटेंट तो साला आज नहीं कल मरेगा। तो सर जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी थोड़ा उजाला हो गया, सर्दी बहुत थी क्योंकि जनवरी का टाइम था, पठानकोट में बहुत सर्दी थी। तो जो मेरी हिट थी, तो हमें बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम पीछे से जाओ मैस की तरफ। तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था, फर्स्ट लाइट हो चुकी थी। बोला पीछे से जाओ। तो पीछे क्या है, वहाँ पे एक्चुअल में इतना अच्छा लोकेशन नहीं है, थोड़ा नाले अपना गंदा नाला जो उसमें मैस का पानी या फिर बारिश का पानी चलता है, तो उसमें पेड़ झाड़ियाँ मतलब बहुत सारी जगह खाली होती है, क्योंकि ये एयरफोर्स का तो केस थोड़ा बड़ा होता है, इतना मतलब मेंटेनेंस नहीं कर पाते। और बैरिकें थी आगे, लिविंग एरिया मैस के जस्ट सामने ऐसे लाइन में थी पूरी। तो हम जब उधर से गए तो मेरे साथ मेरा एक बड्डी था जो नंबर 2 था, उसका नाम था वीरेंद्र, वो सोनीपत का था, पहलवान था वो। तो मैं और वो दोनों बड्डी थे, एक ही सीसी के थे, मतलब एक ही साथ के। तो जब हम आगे पीछे चलते रहे, मैं और वो, हमारा पूरा हिट 6 बंदों का होता है, एक हिट में 6 बंदे होते हैं। तो ऐसा लगा कि कोई चीज़ पड़ी है नीचे। हाँ, मतलब जैसे कोई बंदा हो, कुछ हो, ऐसा कुछ ना, जैसे कुछ बॉडी पड़ी है, क्या है, थोड़ा ऐसे लग रहा था, मतलब घुटने टाइप से दिख रहे थे। हाँ, तो हमने होल्ड किया अपना, जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक ऑफिसर था हमारे साथ, उसको अपने पास बुलाया, वो आ गया। क्योंकि हम जब होल्ड करते हैं, अगर कोई चीज़ होती है तो इशारों से ही चीज़ होती है, बोलते तो हम है ही नहीं। आया, बोला देवी क्या है, मैंने कि सर कुछ है आगे। बोला ठीक है ओके। तो और साइलेंट हो गए, थोड़ी देर हमने वेट किया, उसी पर नज़र रख रही, कोई मूवमेंट तो नहीं है इसका। तो जब हम आगे गए तो वो अपना बंदा था डीएससी का। तो डीएससी का जिसका न्यूज़ में चला हुआ अपना गोल्ड मेडलिस्ट था वो बंदा, तो उसकी बॉडी पड़ी थी। अच्छा, बॉडी पड़ी थी। हाँ, तो वो बंदा वहाँ पे पड़ा था, उसको हमने देखा, उसके पास ग्रेनेड पड़ा था एक। एक्चुअल में उसने फाइट की है मिलिटेंट से। वो उसका फ़ोन उसके जेब में बज रहा है, वो सूबेदार था, उसका फ़ोन उसके जेब में बज रहा है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही हम इसके फ़ोन को उठा लें, हम क्या जवाब देंगे। फैमिली का फ़ोन आ रहा होगा, उसकी बेटी का था शायद, उसका नाम कुछ ऐसा ही था बेटी का, पिंकी कुछ ऐसा करके आ रहा था उसमें। तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यार देख लो क्या ज़िंदगी, एक मतलब साला पल का पता नहीं लगता भाई। इतना साल भाई ने फ़ौज में नौकरी की, फिर दोबारा उसने फिर डीएससी ज्वाइन की, और देख लो आज अपने घर वालों को, उनके बच्चों को क्या पता मेरे पापा को क्या हुआ है। वो मर गए थे, वो डेड थे। वहाँ से जैसे हम आगे बढ़े, मिलिटेंट पड़ा हुआ है। उसके साथ ही शायद फेस ऑफ हुआ होगा उनका। उसके साथ ही उसकी फाइट हुई है, साथ वालों ने उसको गोली मारी है, साथ में उसको भी लग गई है जो उनका, उसका फिर वो क्या कर गए, उसका वेपन लेके चले गए वो मिलिटेंट का। अच्छा, यस। वो आगे फिर मैस में घुसे हैं। मैस में बेचारा रोटी बनाने वाले अपने कुक, तो जैसे उसको पता लगा कोई आया, तो ये साले बड़े तेज है, एक तो लाइट जली हुई थी यार, सर्च लाइट जला के रखते हैं ना, कहीं कहीं बीच बीच में पॉइंट होते हैं, तो उस लाइट का फ़ायदा हमारे लोग, क्योंकि हमारे लोग तो अनजान थे, उन्होंने ज़्यादा उठाया क्योंकि उनको चीज़ें दिख रही थी। वो आगे मैस में घुसे, फिर उन्होंने क्या किया, वो मैस वाले को गोली मार दी, मैस में गिर गया एक बंदा जिसके आटे में हाथ हो रखे थे, वो बंदा बेचारा ऐसे मैस से बाहर निकल के आया और वो ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं छुपने की, उसको भी पता नहीं हो क्या रहा है कि गोलियां चल रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है। वो इधर छुपा तो मैंने सामने
वो दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, उसने बिल्कुल कॉर्नर में था वो, उसको वहाँ भी गोली मार दी। वो ऐसे मिला हमको पड़ा हुआ नीचे गर्दन करके, और उसका आटे में हाथों रखे थे। तो 4 DSC के बंदे मारे उन्होंने। एक एयरफोर्स का ग्रुड कमांडो मारा जो अपना MT एरिया में था। और सर जहाँ से जा रहे थे ना वो बैरेकों से, एक फास्फोर्स नाम का एक केमिकल होता है, ऐसे ना बोतल में लाते हैं वो, क्या 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 फास्फोर्स बोलते हैं इसको, वहाँ आग लगाने का काम आता है एक्चुअल में। ओके। हो सकता है नाम में थोड़ा हो, मतलब कुछ और बोलते हो। तो वो जितनी जहाँ भी बैरक में बाइक मिले वो मिले, सब में आग लगाते चले गए वो। हाँ, मतलब वो जहाँ से जा रहे थे वो सब चीज को डिस्ट्रॉय कर हाँ, रहे थे। वही तांडव मचा रहे थे वो। 4 बंदे थे। अभी उनको कहीं छुपने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या नाले में ही आ गए। अब एक डेड बॉडी तो वहाँ पड़ी है उनकी, अब वो 3 बंदे बचे। वो घूम फिर के उन्होंने देखा कहीं और जगह नहीं है, नाले में एक बड़ा पेड़ कटा हुआ था सफ़ेदे का, तो उससे पानी के कटाव से नीचे जड़ में उसमें मतलब काफ़ी जगह बनी थी, जैसे बंकर टाइप बन जाता है। जब हम उस अपनी डेड बॉडी के पास आए, अपने बंदों के पास, तो मिलिटेंट की बॉडी जहाँ पड़ी थी, फिर मैंने उसको बोला, जो अपना वो था ऑफिसर, मैंने कहा सर इसकी बॉडी सर्च करनी है क्या? अरे बोला रुक जा यार, मैं इसका पहले मैसेज कर देता हूँ। तो कमेंट्री उसने कर दी, सेट पे पास कर दिया, सर ऐसे ऐसे डेड बॉडी पड़ी है और मिलिटेंट है और अपने DSC के बंदे भी हैं। और ये वो मिलिटेंट है जिसको वो फ़ोन जो बज रहा था पिंकी का, उन्होंने जो मारा था, Yes. वो एक मिलिटेंट ये है। हाँ। हाँ। अब क्या हुआ, जब मैसेज पास हो गया उसके पास, तो उसने सर्चिंग के लिए बोला नहीं नहीं। अपने सेट पे। हम्म। तो फिर उसने बोला यार ठीक है देवी, कौन करेगा? मैंने सर मैं ही करूँगा। तो सर मिलिटेंट की डेड बॉडी सर्च सर्च करने के लिए करने- भी परमिशन चाहिए होता। सर अब देखो, परमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना तो आप खुद भी रिस्क ले सकते हो। बाई चांस कुछ हादसा हो गया, हाँ, कुछ डेटोनेट है। हाँ। सर मिलिटेंट क्या करता है, ज़्यादातर अमूमन यही देखा गया है कि कि बांध के आता है। मरता मरता दूसरों को मार जाता है। यस। वो तो मर ही गया है, वो जब उसकी लास्ट सांसें चलती है तो ग्रेनेड की पिन निकालेगा, अपनी चेस्ट के नीचे दबा के बस लेटा रहेगा। अब बंदा उसको खींचेगा या उसको इधर उधर पलटी करेगा, पाउच में अपना ग्रेनेड डाल देगा, उसकी पिन निकाल देगा। अब जैसे पाउच में से कोई निकालेगा सामान तो उधर ही ब्लास्ट, तो जो निकालेगा वो गया। पूरी डेड बॉडी सर्च की आपने? मैंने। उसका एक प्रोसीजर, एक ड्रिल होती है, हम्म। बोलते हैं पुशिंग, पुलिंग और प्रेशर। पुशिंग में क्या है? पुशिंग में किसी चीज़ को धक्का नहीं देना है सर, एकदम आराम से। पुश नहीं करना है, हाँ। खींचना नहीं है, और प्रेशर नहीं। प्रेशर नहीं, यानी कि दबाना नहीं है। तो कैसे सर्च होगा अगर जैकेट निकालना है उसका? जैसे फूल को सहलाते हैं ना हम लोग, ओ। फूल के ऊपर हाथ रखते हैं, तो इतना? पहले चीज़ों को महसूस करना है कि इसके pouch में है क्या, pouches में। ऐसे आप डायरेक्ट ही बस जाओ रैम्बो बन जाओ, ये निकाल वो निकाल हथियार ले, ऐसा नहीं होता सर। सबसे पहली ड्रिल होती है, उसके पैर में रस्सी बांधते हैं, कुछ भी हो हमारे पास रहती है ऑलरेडी। ऑपरेशन जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहता है सबके पास रहती है वो, उससे उसका पैर बांधते हैं, 2-3 पलटी लगवाते हैं उसको खींच के पीछे दूर डिस्टेंस से, कभी इधर कभी उधर, कोई उसके आगे पीछे नीचे अगर कोई ऐसा आइटम है तो वो उधर ही ब्लास्ट हो जाएगा। और हम लोग उस टाइम में मतलब पेन डाउन होते हैं, हमारी पोजीशन डाउन होती है, क्योंकि ग्रेनेड हमेशा ऐसे नहीं चलता, ग्रेनेड उछल के चलता है, लगभग 1 फीट ऊपर से उसके छर्रे निकलते हैं। सारी कार्रवाई होने के बाद में, हाँ भाई अभी ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर सारी बॉडी सर्च की, तो उसकी जितना भी इंस्ट्रूमेंट उसके पास इतना असला था कि एक बंदे के पास इतना था, तो आप सोचो वो बंदा कितना, वो 4 बंदे कितना आतंक मचाने एक्सप्लोजिव आए होंगे। मतलब लेके आए साथ में, बहन जो साला किस मकसद से आए, क्या करने आए थे वो। तो इतना लेके आया था उसके साथ में वो? और सर बहुत, उसके पास इतना था, 8 मैगजीन एक की, 8 मैगजीन, जो कि एक मैगजीन हो सकता है वेपन के साथ भी चलेगी, क्योंकि वो वेपन लेके गए साथ। 8 मैगजीन, हैंड ग्रेनेड 9 जो चाइनीज़ ग्रेनेड होते हैं, और एक UBGL था, उसके पास UBGL वाला AK-47 था, 7 ग्रेनेड UBGL वाले, उसका ड्राई फ्रूट, मेडिसन, कटिंग प्लेयर, उसके बाद में पानी की बोतल, और एक मल्टीपर्पज़ अपना नाइफ होता है वो, 500 का नोट इंडियन, और एक अफजल गुरु के नाम से चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई, उसको अच्छे से बिल्कुल मतलब वाटर प्रूफिंग कर रखा है। अफजल गुरु के नाम से चिट्ठी? हाँ, तो बहुत आइटम था उसके पास। जिसको फांसी हुई थी अफजल गुरु को।
तो वो सारा उसके ऊपर बॉडी पे रख के फिर हमने तो नहीं, क्योंकि हम तो फ़ोटो नहीं खींचते, किसी ने उसका फ़ोटो भी खींच दिया था हमें। जैसे मैं सर्च कर रहा था तो सर्च करते हुए फ़ोटो भी क्लिक कर दिया था। हाँ, वो एयरफोर्स का था, कोई पता नहीं कौन था, हमें भी नहीं पता उस चीज़ का। तो अफजल गुरु की चिट्ठी वो बंदा ला रहा था? उसके पॉकेट में मिली वो। अच्छा। उसका फिर जो भी है उसका पाउचेस काटा हमने नाइफ से, जो भी हमारी ड्रिल है, फिर हमने वो फॉलो करते हुए सारा आइटम उसका निकाल के सामने डिस्प्ले लगा दिया सब कुछ। फिर वो सारा एक बैग में भर दिया, फिर उसको जहाँ क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ पे ले गए। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन था वो, हेली ने भी फायर किया, देख लो। ज़िंदगी में कभी हमने हेली फायर करते नहीं देखा पिक्चरों के अलावा, उस ऑपरेशन में हेली ने फायर किया जहाँ पे वो बंदे उस गड्ढे में रुके हुए थे। हेली ने फायर मतलब क्या? हेली से फायर, ऊपर से, ओ हेलीकॉप्टर से ऊपर से फायर, चॉपर से। नहीं तो इसको जो आपने सर्च किया मिलिटेंट को, इसका सब कुछ हो गया, देन वो तो अभी जिंदा थे जो बाकी के हैं? बाकी के सर एक्चुअली में यही पता नहीं वो है कहाँ है। सबके दिमाग में यही था कि ये काम करके निकल गई। अच्छा, बस इतने लोग को मारना था वो, मतलब निकल के दिमाग में, हमारे में भी यही चल रहा था, मैं भी शामिल हूँ उसमें। हाँ, एक डेड बॉडी उनकी रह गई, उनका बंदा रह गया, वो मर गया। उसकी डेड बॉडी हमने क्या कर दी, वहीं पड़ी छोड़ दी, उसका सामान ले लिया। हाँ, अपने जो बंदे थे डीएससी वाले, वो हमने अपने कैस्पर में डाल के उनको अपना हॉस्पिटल, अपना आर्मी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाँ। और बाकी जो मिलिटेंट है आपको लगा वो भाग गए? हाँ, सभी को ऐसा ही लगा था। Okay. बोला ठीक है यार, ऑपरेशन अभी हो गया। फिर हमने बहुत बैरकें सर्च की, वो उनमें थे ही नहीं बैरकों में। फिर वो जो लाइन एरिया था फौज का, उनमें थे ही नहीं वो तो थे तो उस गड्ढे में, गटर में। हाँ, वो जो गड्ढा था उसका सफेदे के पेड़ के नीचे थे वो छुप के बैठे थे वहाँ पे। हाँ, तो जब फौज क्लोजिंग होने लगी ना, नाले फाले सब वही जगह बची थी बस एक। उसके बाद में जैसे ही बंदे निकले ना उधर से, तो उनको लगा वहाँ झाड़ियाँ थी। अब मेरे जैसा बंदा है, कोई ऐसा था, तो कुछ फौजी भाई थे हमारे, तो वो क्या झाड़ियाँ उनको टच होगी, तो जैसे आवाज़ आई ना सरसर, तो उन्होंने लगा कोई हमारे ऊपर आ गया। मिलिटेंट को लगा? मिलिटेंट को उन्होंने फायर खोल दिया। अरे बाप रे। अब उन्होंने फायर खोल दिया तो सब अपनी अपनी जगह पे, भाई पोजीशन वापस। मिलिटेंट तो यहाँ है, तो सरप्राइज लॉस हो गया उनका। अगर वो बंदा झाड़ी में नहीं टकराता तो वो बंदे, और भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा करके जाते यहाँ से। लेकिन जब होनी, भाई ऊपर वाला अपने आप लिख देता है ना चीज़ें। वो बंदा बेचारा बढ़िया टकराया, गोली किसी को लगी नहीं, क्योंकि उन्होंने हाँ नीचे से फायर किया। उनकी पोजीशन में भी थोड़ा सा एंगल का फर्क था ना। तो वो जो अपना सोल्जर था वो झाड़ियों से टकराया। हाँ, वो मिलिटेंट उनको लगा कि हाँ, यस यस यस, फायर खोल दी। उन्होंने तो अंधाधुंध फायर। भाई देखो, उनको थोड़ी पता लग रहा है कि अभी ऑपरेशन क्लोज कर दिया इन्होंने। हाँ, हम तो साइट पे बात कर रहे हैं ना, उनको तो सुनाई भी नहीं देगा। तो फिर शुरू होगी कार्रवाई, मार मूर के उनको। फिर कितना टाइम लगता है, फिर तो फौज, एक बार पता लगे फौज फिर छोड़ती नहीं है। एक बार अगर लोकेशन पता चले बस फिर तो उनका, फिर डेड बॉडी करके क्लोज सब कुछ, जय हिंद बोल के, बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा। उस ऑपरेशन में मेरे को मैं अपने यूथ को एक एग्जाम्पल और एक सीख देना चाहता हूँ कि देखो, फौजी तो सब होते हैं और आज भी हैं, आगे आने वाले टाइम में भी रहेंगे भाई। लेकिन मेरे साथ जो सिचुएशन बनी उस ऑपरेशन के दौरान, मैं सोचता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। 1 तारीख को सर ऑपरेशन शुरू हुआ था, और 1 को जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो फ़ोन सबके साइलेंट रहते हैं, तो मेरे जेब में मेरा फ़ोन था। 2 तारीख को मैंने अपना फ़ोन देखा तो 2 तारीख को मेरे फ़ोन में 25 से 30 मिस कॉल आ रखी हैं मेरी वाइफ की। मैं बोला ये किस लिए कॉल कर रही है। मैं इसको बोला था, क्योंकि मैं निकलने से पहले कॉल किया था, कॉल मत करना, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो हम ये थोड़ी बताते हैं मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे थोड़ा रिलैक्स टाइम था उस टाइम में, वो जब मैंने फ़ोन निकाल के देखा, थोड़ा लंच डिनर करते हैं ना, तो कुछ तो खाता आदमी, बिना खाए पिए थोड़ी ऑपरेशन लड़ेगा। पोजीशन में अपनी पे थे, लेकिन थोड़ा माइंड रिलैक्स था। तो सर जब मैंने वो फ़ोन निकाला अपना, तो उसमें 25 से 30 मिस कॉल थी। उसने तो पूरा कॉल ही किया होगा। उसने बोला उठा क्यों नहीं रहे, मुझे पता ही नहीं लग रहा उसका मूवमेंट में, भाई कोई मुझे कॉल भी कर रहा है। मैंने वो फ़ोन देखा, मैंने कहा यार इतनी कॉल कैसे आ रखी हैं इसमें। मैंने वाइफ को कॉल किया, मैं क्या हो गया यार, तू लगातार, तेरे को मैं बोला था मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तू लगातार, मैं ट्रेनिंग में हूँ और तू लगातार मेरे को कॉल कर रही है।
पर कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। मैं तो ये है, बाबा की तबीयत सी थोड़ी ख़राब थी, बाबा बोलते पिताजी को हम। हाँ, तो मैंने कहा अभी सही है? बोला हाँ अभी सही है। उन्होंने वो फोन मैं चल ठीक है, मैं जैसे टाइम मिलेगा शाम को फ़ोन करता हूँ। अब जैसे उसने बाबा का नाम लिया, तबीयत सी ख़राब थी, मेरे को डाउट हो गया। तो मैंने सीधा ही अपने दोस्त को फ़ोन किया, राजू नाम है उसका, पंडित जी है वो। तो मैंने सीधा कॉल किया, उसने उठाया। मैंने किया राजू कहाँ है? बोले यार कहीं नहीं, तेरे घर से ही आ रहा हूँ। ऐसे बोला उसने। घर से आ रहा है? मैं समझ नहीं आया। बोले यार ताऊ जी एक्सपायर हो गए ना। बोले दाग दवा के आ रहा हूँ। दाग भी ना, अंतिम संस्कार करा के आ रहा हूँ। भाई मेरे पैर नीचे से ज़मीन निकल गई। अब सर मेरे तो ना मेरे से बोला जाए, मेरे आंसू आंसू निकले। देखो भाई सीधी सी बात है, बाप तो बाप होता है। अब मैं जब रो रहा था तो सुबकियाँ आ जाती ना आदमी को, और ऑटोमेटिक रुकते रुकते अचानक से सुबकियाँ आ जाती है। तो मेरा जो बड्डी था उसने मेरे को देख लिया, उसने सीनियर को बता दिया सर देवी रो रहा है, कुछ है। वो आया मेरे पास, एक सूबेदार साहब थे। बोला देवी क्या हो गया? अब मेरे से यार बोला ना जाए, बोलूँगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब चीख निकल जाएगी मेरे से, ऐसा मेरे साथ मतलब उस टाइम वो हो रहा था। मैंने हिम्मत करके बताया, मैंने सर ऐसे ऐसे पिताजी एक्सपायर हो गए। जो हमारा स्क्वाड्रन कमांडर था वो एक नंबर हीरो आदमी, उसको जैसे पता लगी उसने मेरे को बुलाया, सीने से लगाया पहले। वो भी थोड़े भावुक हो गए थे बहुत ज़्यादा। बोला कोई नहीं देवी भाई, तेरे को मैं अभी बाई हेली भेजूँगा घर, सीधा बोला उसने। बोला बाई हेली भेजूँगा घर, तू सीधा दिल्ली से, तेरी मैं गाड़ी गुड़ी वहीं से तेरे को एनर्जी की गाड़ी मिल जाएगी हमारी, तेरे घर पे छोड़ेगी तेरे को। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कि सर जो चीज़ होनी थी ना, जो मैं अपने पिताजी को मतलब दे सकता था, वो तो मैं सर दे नहीं पाया। मैंने अपने पिताजी को कंधा देना था, मैं दे नहीं पाया। अंतिम संस्कार हो गया, अभी मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है सर। अभी मैं आप लोगों को छोड़ के इस ऑपरेशन में नहीं जा सकता। तो उसने मेरे को दोबारा सीने से लगा लिया, बोला यार गुड देवी भाई, मान गए भाई। तो दोस्तों आर्मी इतनी अच्छी चीज़ है कि एक बार बंदा आ जाता है ना, वो देश का हो जाता है वो, और देश उसका हो जाता है। तो अपन तो जब फौज में थे तब भी ऐसे ही थे, आज सिविल में हैं यहाँ, अब भी ऐसे ही हैं। तो जितना भी आपको लगे कि भैया देश के प्रति प्रेम दिखाओ, भाई आर्मी ज्वाइन करो, सलूट है भाई जो बंदा आएगा ना। तो ये सीख मैंने मतलब लाइफ की मेरा सबसे डेंजर वो समय था कि यार मेरे साथ में कभी सोचा नहीं कैसा होगा, जो कि मैं बहुत लोकल था। एनएसजी में लोकल बंदा था मैं, क्योंकि पलवल और मानेसर में 30-40 किलोमीटर का डिफरेंट है, हर सप्ते घर जाता था। तो आपकी जो मुठभेड़ हुई थी, एक आप मेरे को जो बोल रहे थे फ़ोन पे कि आपकी एक मुठभेड़ हुई थी एक मिलिटेंट के साथ, तो ये वही थी कि कोई और थी वो? नहीं सर, ये तो एक्चुअल में एनएसजी वाला है। जो मैं जब एनएसजी का टर्नओवर था, ये उस समय की बात है। उसके हाँ। लिए ये जो डीजी कम्युनिकेशन कार्ड है ना, ये वाला, हाँ हाँ, उसके लिए ये मिला है मेरे को। अच्छा, ये सिल्वर वाला? हाँ, उस ऑपरेशन के लिए। अच्छा, और ये सेना मेडल सर मेरे को। सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी थी। पहली न्यूज ये है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट जो हमारे विन विन वर्ल्ड पे आते हैं, उसके अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं तो विन विन शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड न्यूज ये है कि अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। और ये सेना मेडल सर मेरे को, हम एक्चुअली बारामूला में थे, उसी दिन रात को कॉल आ गया, अलर्ट। अब क्या है, सबका वेपन सबके कंधे के पास ही होता है, सिराने होता है। रियल कॉल मतलब ड्रिल नहीं था, रियल कॉल। हाँ, कॉल आ गया भाई, सब टक से अपना अपना सामान उठा बाहर, किसी को कुछ पता नहीं। और लोग सब वेपन के साथ ही सोते, सब A to Z। कैसे मतलब गद्दे पे साइड में रख के? उसके पास ही रहेगा वो। वेपन आपने एसएफ में तो सर ऐसा ही होता है, जब हम सीआई एरिया में रहते हैं तो वेपन के साथ ही आपका सब कुछ आपके साथ है। कभी भी कुछ वेपन, पोचेस, आपका वो अलर्ट बैग जिसको आप लेके जाओगे, अलर्ट बैग, राइट। उसमें जो खाना पानी है उसको आपने अगर चेंज करना है तो क्या बीच सप्ते में चेंज करते रहते हैं। कभी कुछ भी हो सकता है। यस।
उसके बाद में सर कॉल आया, सारे बंदे इकट्ठे हो गए, ज़्यादा बंदे हम थे नहीं, 18 बंदे हुए हम टोटल। हमें खबर मिली उड़ी जाना है। यस। तो सर तो जब हम उड़ी गए तो रास्ते में उस साहब ने हमको ब्रीफ किया, जो टीम कमांडर साहब था। बोलो भाई खबर ऐसी है, गया मैं भी नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन 3 से 4 बंदों की खबर है और ऐसे ऐसे फिदाइन करने के लिए आ रखे हैं। सुसाइड मिशन। यस। अभी बोला जब लोकेशन पे जाते हैं तो देखते हैं, तो कैस्पर के अंदर ही बंदे बांट दिए। हमारे में स्क्वाड बोलते हैं, एनएसजी में हिट बोलते हैं, वही 6 बंदे रहते हैं एक उसमें। जब हो गया तो मेरी तरफ देख रहा था साहब कि यार देवी को कहाँ बांटे, क्योंकि वो उस साहब के साथ मैंने कभी ऑपरेट किया नहीं। 4.5 साल से मैं आउट ही था, 4 साल 3.5 साल। तो उसने फिर मंगल साहब को बोला, बोले साहब देवी को कहाँ डालें? साहब देवी को ऐसा करो, आप अपने साथ नंबर 1 रखो। अपने साथ आगे मतलब? हाँ। बोला आपने की है उधर नंबर 1 की ड्यूटी? मैंने सर मैं नंबर 1 ही था उधर, उनको एक्चुअली पता नहीं था इतना। मैं उसके साथ हो गया। और नंबर 1 का आप थोड़ा बता दो क्या होता है? नंबर 1 सर एक्चुअल में देखो, जो सबसे आगे चलता है। सबसे आगे चलने वाले का जो काम है ना सर, बोलते ना बिल्ली चलती है, बिल्ली चूहा पकड़ती है। यस। तो जब सबसे आगे वाला चलता है ना, तो सारी एक्टिविटी वो स्कैन करता चलता है। जो नंबर 1 का भार जिसके ऊपर आ गया ना, वो हर चीज़ को स्कैन करता चलता है। जब तक वो आगे नहीं चलेगा तो पीछे वाले भी नहीं बढ़ेंगे। जितने कदम वो आगे चलेगा उतना ही कदम पीछे वाला उसके साथ। फूक के कदम रखना। Yes. हर चीज़, लिसनिंग ड्रिल, कोई एक्टिविटी, किसी चीज़ की आवाज़, घड़ी टिक टिक करती है ना रात में, इसकी आवाज़ भी सुनती है उस नंबर 1 को। अच्छा, इतना? वो लिसनिंग ड्रिल इसलिए होती है सर, ये ट्रेनिंग के पार्ट हैं कि रात में अगर किसी मिलिटेंट की घड़ी का भी साउंड आ रहा है तो उसको सुनाई दे जाएगा। अगर आपको वो क्वालिटी है आप में सुनने की। सिगरेट पीते हैं हम लोग, सिगरेट की स्मेल कितने मीटर से कहाँ तक आती है। उसके बाद में अचार खाते हैं हम, अरे बाप रे, अचार की स्मेल। परफ्यूम यूज करते हैं, कश्मीर में तो इत्र यूज करते हैं, उसकी तो और ज़्यादा हार्ड है। तो जितनी भी जो स्मेल छोड़ती है ना जो चीज़ें, वो हम कैरी नहीं करते कभी भी। हम क्या, कोई भी नहीं करता, आर्मी में कोई बंदा वो चीज़ कैरी नहीं करता। अच्छा, नो परफ्यूम्स, नो कुछ नॉट अलाउड, कुछ नॉट अलाउड। ऊपर से चमकने वाली चीज़, घड़ी का शीशा है तो उसको कवर करके चलेगा बंदा। टॉर्च होगी तो वो भी कैमोफ्लेज होगी। हर चीज़ मतलब कैमोन कंसीनमेंट आपको करके चलना ही पड़ेगा। कैमोफ्लेज कंसीनमेंट आपका ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ कपड़े से ढका होगा। आपका वेपन है, अगर उसमें कोई कड़ी है, कोई पार्ट ऐसा है कि इसका थोड़ा सा ब्लैक कलर था, अभी थोड़ा वाइट हो गया है, मतलब घिस गया है वहाँ से, उस पर भी कपड़ा होगा। कोई बजने वाली चीज़ है कि भाई चलते में ऐसे टच हो रही बीच में, उस पर भी कपड़ा होगा। कोई भी आइटम आपका चमकीला नहीं होना चाहिए, किसी से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई स्मेल वाला आइटम आपके साथ नहीं होना चाहिए। ये हर बंदा, हर कमांडो ऑलरेडी शुरू से उसको पता है, उसका बेसिक है वो। तो अलर्ट बैग जो आपका रहता है वो भी साथ में आपका होता हाँ, है? वो तो रहेगा ही। खाना वाना भी वो लोग रखते होंगे, तो Yes, कौन से टाइप का फिर खाना रखते हम रखते हैं? खस्ता पूड़ी हो गया, एक हो गया उसको अपना वो बोलते हैं, ये अपना उससे बनाते हैं हम, अपना खरमूले बोलते हैं हम उसको। हाँ। एक्चुअल में वो मैदा का होता है, लेकिन उसमें कि हम क्या करते हैं, मीठा डाल देते हैं। अच्छा, ओके। अपना चाशनी से निकाल के ना, हाँ। वो क्या ज़्यादा दिन चलता है और ख़राब नहीं होता। खस्ता पूड़ी भी ज़्यादा दिन चल जाती है, सप्ते तक चल जाती है, ख़राब नहीं होती, स्मेल नहीं मारती। हाँ। बाकी तो ऐसी कोई चीज़, हम बिस्किट के पैकेट हो गया, तो खाने के आइटम मैगी, सोच समझ के। हाँ मैगी रख लेते हैं, मैगी भी आजकल। मैगी रखते हो? हाँ मैगी रख लेते हैं, है जो इमरजेंसी। राइट। चॉकलेट रखते हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने उसमें रखते हैं, और वो हम हमेशा उसको चेंज करते रहते हैं बीच बीच में। तो उस वक्त वो मिशन में आपको नंबर 1 रखा? मैं था सर। उसके बाद में जब वहाँ पे हम गए, वहाँ पहुँचे तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ उनके साथ, जो वहाँ पे अपनी फ़ौज थी। तो उन्होंने बताया, जो गांव का सरपंच था उससे बात हुई, क्योंकि हमें तो पूरी पिक्चर चाहिए ना भाई, हुआ क्या है, सीन क्या है। जब सीन का ही नहीं पता तो हम आगे अपनी कार्रवाई कैसे करेंगे। आउटर कॉर्डन था, अपनी फ़ौज का आउटर कॉर्डन था।
जो हम पैरा वाले गए थे, वो रूम इंटरवेशन के लिए मतलब इनर जो कॉर्डन है उसमें लग नहीं सकता था, सिर्फ हमने सर्चिंग करनी थी, बंदे ढूंढने थे, ठोकने थे। अच्छा, बंदे ढूंढने थे, मतलब बंदे ढूंढने थे। रूम इंटरवेशन की कार्रवाई जो भी होती है, बंदे घरों में से जो भी मतलब जहाँ भी छुपे हुए हैं। अब ये किसी को पता नहीं था वो कौन से घर में है। 12-13-14 घर थे, एक मस्जिद थी, रोड के साथ ही था वो, साइड में झेलम नदी थी, पीछे की साइड में। तो सीढ़ीदार खेत थे, एक सीढ़ी पे 2 मकान है, एक इधर है एक इधर है, एक उसमें मक्की की खेती कट के और उनकी जो हम इकट्ठा कर देते लगाते ना, तो थोड़े माउंटेन रेंजेस। यस वही है वही। तो उसमें तीसरे खेत में मस्जिद थी, उसके नीचे फिर एक था, उस पर फिर मकान थे, मतलब ऐसे था। तो जब सारी सिचुएशन का पता लग गया, सरपंच ने बता दिया भाई एक भी बंदा, गांव का बंदा इन घरों में कोई नहीं है, इन घरों के अंदर गांव का एक भी बंदा नहीं है, ना कोई बच्चा, ना औरत, ना कोई बुढ़ा, ना जवान, कोई भी, किसी भी, सारे बंदे। क्योंकि भाई सरपंच तो मैन है ना वहाँ पे, उसको पूछ ले किसी का कोई बंदा तो नहीं है अंदर, कोई भी नहीं है, सब हमने पड़ोस के गांव में भेज दिए, जो भी है वो मिलिटेंट है। तो हमने 6 मकान क्लियर किए सर। और रूम इंटरवेशन करना इसका मतलब मौत के कुएं में जाना, क्योंकि वो लोग पहले से अंदर बैठे। हम तो ब्लाइंड है ना, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, पैरों की आवाज़ सुन रहा है, कौन से दरवाजे में आ रहा है, किस साइड से आ रहा है, सब पता लग रहा है उसको जो अंदर बैठा है। अगर मैं भी अंदर बैठूंगा तो मुझे भी पता लगेगा। तो 6 मकान जब हमने क्लियर कर दिए, जिस मकान को हम क्लियर कर रहे थे उसमें हम अपनी जो दूसरी फौज जो हमारे साथ थी कोऑर्डिनेट में, आरआर वाले, उनको हम उसमें बिठाते थे। एक भाई आप इसमें बैठ जाओ, अंदर से लगा लो लॉक कुंडी, कोई बंदा बाहर से अंदर नहीं आएगा अभी, कोई उसमें सिर्फ अपने फौजी भाई रहेंगे, उसमें बाहर से कोई अंदर मतलब बंदा अंदर आएगा तो वो मिलिटेंट है, पहले तो वो घुस ही नहीं पाएगा जब अंदर से लोग हो गया तो। खिड़की दरवाज़ा जहाँ भी ऐसा लूप है कि यहाँ से आ सकता है, और उनके बंदे ऑलरेडी लगे हुए हैं उस मकान में, मतलब चारों तरफ। 6 मकान क्लियर हो गए, आया मस्जिद की बारी। तो ड्रोन उड़ रहा था, ड्रोन अपना। यस। तो ड्रोन में क्या है कि एक मकान नया बना था, उसमें सेट मतलब छत नहीं डली थी, ओपन था वो, और रात में वो जल्दबाजी में उसी में घुस गए। हाँ, ये हमें थोड़ी पता था उसमें है वो ड्रोन को उसमें एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि उस ड्रोन की उनको आवाज़ सुनाई दी होगी ना, भी करता थोड़ी आवाज़ आती है उसमें। तो वो क्या, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो ऐसे दीवार के साथ सटे हुए थे, तो उन्होंने जैसे पोजीशन चेंज की तो उस ड्रोन में आ गया वो स्क्रीन पे। तो अपना एक बंदा था उधर, अपने साथ वाला ही, उसने मैसेज पास कर दिया कि सर इस जिस मकान पे छत नहीं है इसमें मूवमेंट है। तो हर बंदे के पास सेट होता है कम्युनिकेशन के लिए बड्डी पेयर में, यानी 6 बंदे तो 3 सेट हो गए उसी हिसाब से, क्योंकि 2 बंदे आप अकेले कहीं लगोगे नहीं, आपको बड्डी पेयर में रहना पड़ेगा। जो भी कमेंट्री आ रही है आप उसको बताओगे, ये अभी ये बात है, ये मैसेज चल रहा है, ये हो रहा है, फायर होने वाला है, अलर्ट रहना, मतलब वो अपने बड्डी को बताता रहता है। तो जब पता लग गया तो उसको मैसेज दिया कि थोड़ा ड्रोन को नीचे लाओ, वो थोड़ा हाइट में था ड्रोन ना। जैसे उसको नीचे लाए तो उन्होंने सोचा सर ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गया, तो उन्होंने और थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया, तो उनको 3 बंदे दिख गए उसमें। और वो ड्रोन पे फायर नहीं कर रहे थे, फायर नहीं खोल रहे, वो सोच रहे, हाँ वो सोच रहे हैं कि उनको कुछ एक्चुअली में पता थोड़ी लग रहा है कि भाई बाहर क्या हो रहा है। और उनको तो ये है कि ठीक है जब तक छुपे रहेंगे सेफ हैं, एक बार मूवमेंट कर दिया तो लोकेशन का पता लग जाएगा। वो एक्चुअली में उनका मकसद था नाइट, रात का इंतजार करना, रात का मौका देखते निकलते वो, इसलिए वो रुके हुए थे, इसलिए वो फायर नहीं कर रहे थे। उनके वो भी तो टैक्टिक्स उनको भी सिखा के भेजते हैं। 3 बंदे हैं सर इसमें बोला, और ऐसे ऐसे कॉर्नर में खड़े हैं, प्रॉपर दिख गया उसको, दिख गया ना, परछाई दिख गई, थोड़ा सा वैसे मूवमेंट दिख गया, हल्का सा भी दिख जाता उसमें, जूम करके देखा, जो भी जैसे देखा उसने। अब खबर कितने की, 3 की, जो इंट वाली जो खबर थी वो भी 3 की थी, एक भाई 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, ऐसे करके अब क्लियर हो गया। अभी वो अपना 6 मकान में तो बंदे अपने बैठे ही हैं। अभी क्या हो गया, हमारा टारगेट हाउस हो गया वो जिसमें वो बंदे हैं, जिसमें छत नहीं है, छत नहीं है। अभी हमने फोकस कर दिया उस पर, बाकी हमारे आउटर कॉर्डर लगा, सब कुछ लगा, हमें सब पता है क्या चल रहा है अभी। तो आरएल फायर करना था, रॉकेट लॉन्चर का फायर करना था उसमें, क्योंकि हम ऐसे उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं,
अपने आप को क्यों मौत के मुंह में डालें भाई? जब हमें पता लग गया हमारे पास ऐसा वेपन है, साले को हम इसी में मारेंगे, तो हम क्यों घुसे अंदर? तो अब देखो किस्मत, क्योंकि मेरा लक मेरे साथ था उस दिन। तो मेरा बड्डी पहले था मानस तुंग, लड़का एक बंगाली। बाद में मेरा बड्डी हो गया अब्दुल रहीम लद्दाखी, वो नया लड़का था थोड़ा। मानस तुंग हो गया साहब के साथ, टीम कमांडर के साथ, वो हो गया मेरे साथ अब्दुल। तो मेरा नंबर आया मस्जिद वाली जगह पे, क्योंकि मस्जिद में फिर कोई था ही नहीं, हमने तो फिर ऐसे ही देख लिया मस्जिद में अपनी नॉर्मल कार्रवाई से। क्योंकि जब हमें टारगेट हाउस पता गया, जिस मकान में वो थे वो मकान इस साइड में मस्जिद है, आगे की साइड में 60 से 70 मीटर पे वो मकान है, एक ही सीढ़ी वाले खेत में। इतना ही डिस्टेंस है मतलब 70 मीटर। तो उसके चारों तरफ थड़ी बनी हुई है मस्जिद की चारों तरफ ना, 2 फीट लंबी 1 फीट थोड़ी ऊंची। तो आड़ थी वहाँ लेट के एम करने की। वो हो गए नीचे वाले उसमें मकान में, जो दूसरी सीढ़ी पे जो मकान था वो नीचे हो गए, हम ऊपर हो गए, और हमसे ऊपर वाले में उसमें 2 बंदे हो गए, ऐसे हो गए सब जगह 2-2। बाकी वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो जैसे आरएल का फायर हुआ, ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, मूवमेंट हुआ। अच्छा, आयरन फायर कर दिया? हाँ, 2 राउंड फायर किए तो उनका मूवमेंट मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसमें मतलब 2-3 दीवार तोड़ रही थी आरएल ने, क्योंकि वहाँ से थोड़ा लंबा था मकान, मेरी साइड से छोटा था, मेरी साइड सीधी खिड़की थी, और खिड़की भी ऐसी थी आड़े उसमें रुख में, ऐसे दूकेंगे ऐसे भगेंगे, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ 70 मीटर पीछे। तो जैसे चौथा राउंड फायर हुआ ना, आग सी लगी, धुआं उठा दुनिया भर का। तो उन्होंने सोचा कि अगर अगला राउंड फायर होगा तो हम यहीं मर जाएंगे, इससे अच्छा तो भाग लें इसमें से निकल के। तो वो एक बार में 2 बंदे निकले, क्योंकि खिड़की वगैरह में फर्नीचर सिर्फ फ्रेम लगा हुआ था, बाकी खिड़की नहीं थी। हाँ, तो उनमें क्या है कि वो थोड़े शीशे, थोड़ी खिड़कियाँ बड़ी रहती हैं, उनमें से बंदा ऐसे भाग सकता है। उन्होंने क्या किया, सालों ने पीछे उन्होंने ईंटें लगाई, क्योंकि उसको चढ़ने में दिक्कत आ रही थी ना एकदम, क्योंकि तेज़ी नहीं मिलेगी ना, स्लो हो जाएगा उनका मूवमेंट निकलने में। तो जब हमने अंदर देखा तो उसमें ईंटें लगी हुई थी, मतलब सीढ़ी बनाई उन्होंने, सीढ़ी बनाई, जंप आउट। हाँ। तो जैसे ही चौथा राउंड फायर हुआ, जब उन्होंने सोचा अगला राउंड फायर होगा, वो राउंड फायर होते ही एक बार में 2 बंदे गोली की तरह निकल गए, टक 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 टक। 3-4 राउंड फायर किए, उनको लगी नहीं। मुझे नहीं पता लगी या नहीं लगी, हाँ मैंने फायर किया, और किसी ने फायर नहीं किया, मैंने और उसने जो मेरे साथ था। जैसे दूसरे, क्योंकि अब तो बिल्कुल मेरी नजर उधर ही है थी तब भी, लेकिन बहुत तेजी की उन्होंने। जैसे दोबारा 2 आए तो एक बंदा वहीं गिर गया, उसको यहाँ पे गोलियां लगी पेट में और अपना जांग के जस्ट बीच में। तो वो बंदा गिर गया, तो उसका पैर दिख रहा है मेरे को, उसके पैर पे 3-4 राउंड फायर किए, उसका कोई मोमेंट नहीं था, बंदा डेड। एक बंदा ऐसे आया जिग-जैग में भाग रहा है, और वो कहाँ घुस गया, जहाँ पे अपना ये मक्की ऐसे इकट्ठी करके लगा रखी है। अब भाई यहाँ मैं लेटा हूँ, अब मेरे को दूसरा वो 4 से 5 फीट का वो था, ऊंचाई नीचे खेतों में, तो नहीं दिखेगा ना ब्लेंड, थोड़ा झाड़ी वाले पेड़ भी ज़्यादा थे। तो जो वहाँ से निकला वो दिखाई नहीं, सिवा उसके जो गिर गया। लेकिन खिड़की से निकलते बंदे दिखे पूरे। भाई बंदे कितने हैं? बंदे थे 4, खबर थी 3 की। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो जब बंदा गिर गया तो एक बंदा पीछे से भाग के जा रहा है, तो मैंने साइड पे पास किया, सर बंदा आ रहा आपकी तरफ। जो नीचे हमारा साहब था उधर, जो 2 बंदे थे, वो मानस तुंग और वो। जैसे वो बंदा गया तो वो बंदा उन्होंने ठोक दिया नीचे। वो बंदा उन्होंने एक वहीं पे किल कर दिया। वो बंदा उधर गिर गया, दूसरा बंदा मकान में चढ़ गया उसी में जहाँ वो गिरा था। वो दोनों एक साथ आए थे, जिस मकान के वो कॉर्नर पे थे, एक उन्होंने गिर दिया, एक चढ़ गया मकान में। फिर ग्रेनेड वगैरह डाला, लॉब किया खिड़की से, लेकिन वो थोड़ा ऐसे मतलब वो लंबा था मकान, तो उसमें कोई उसका इफेक्ट नहीं था उनको, तो वो मकान में छुपा रहा। अब ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर बैठा है वो, अगर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो ठोकेगा हम ही को। तो हमने क्या किया, फिर हम अपनी पोजीशन चेंज की, हम पीछे आए वहाँ से। फिर मैसेज अपना जो भी अधिकारी को, जो ब्रिगेड कमांडर था उसको कॉल किया। वो तो वहाँ पे था ही, खैर सारे उधर ही थे। उन्होंने बोला ठीक है इस मकान को उड़ाओ, कैजुअलिटी नहीं चाहिए, ऑपरेशन सेफ चाहिए। तो हम अपनी जगह से पीछे हट गए वहाँ से,
सेफ जगह पे, क्योंकि वो घर उड़ाना था। क्योंकि वो घर उड़ाना था। उसके लिए जगह, एक्चुअल में जो हमारा साहब था वो सूबेदार बेस्ट फायरर था आरएल का, रॉकेट लॉन्चर का, एक्यूरेट बिल्कुल लुप में ही मारता था, जो कि उसको फायर करना मामूली हर आदमी की बस की बात नहीं। हाँ, क्योंकि पूरा हिलता है। यस, हिलता है पूरा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको तजर्बा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, हर आदमी की बस में नहीं है वो एम पे हिट करना। हाँ, ऐसे तो फायर तो कोई भी कर देगा, लेकिन मिस नहीं जाना चाहिए ना भाई। अब करना इस मकान में, कर दिया दूसरे मकान में, अब हो सकता है कि गलती से अपने की तरफ ही चला गया हो, तो क्या है, एरिया वेपन होते हैं ये ज़्यादा जगह को कवर करते हैं, ज़्यादा नुकसान करते हैं। यस, तो इसलिए वही बंदा फायर करता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि ये साहब भाई एक नंबर का फायरर है। साहब ने खुद ही बोला मैं फायर करूँगा, जो कि काफ़ी एजेड थे वो। हाँ, यस, तभी तो सीखने को मिलता है सर पुराने बंदों से। मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे हमने फर्स्ट मकान सर्च किया था, यानी कि ये अपना जो मस्जिद थी उससे 2 खेत ऊपर, दूसरे खेत पे। अब मैं हाइट में हो गया अभी मेरे को पूरा पिक्चर दिख रहा है, दूर तक सारे खेत दिख रहे हैं मेरे को लगभग। उसके बाद में जैसे फायर हुआ तो 3 राउंड फायर हुए उस मकान में लग गई आग। 3 राउंड आरएल के फायर हुए? हाँ, उसमें लग गई आग। अभी देखो, अभी मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे माइंड में पिक्चर चल रही है कि यार अगर ये नीचे गया तो झेलम नदी है, क्योंकि पिक्चर पता लग गया ना मेरे को क्या है सिचुएशन ग्राउंड की। ये नीचे गया तो झेलम नदी है, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, वहाँ जा नहीं सकता। राइट साइड में गया अपने, तो वहाँ पे फेंस है और अपनी पोस्ट है, 6 नंबर पोस्ट है, वो वहाँ से फायर करेगा, ये वहाँ भी नहीं जाएगा। मैंने कि 101% ये मस्जिद में आएगा, और मस्जिद मेरे व्यू में थी। वो मिट्टी से काट के सीढ़ी बना रखी है मिट्टी की, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत पे चढ़ने के लिए। तो उन सीढ़ियों से आया वो, सिर्फ मेरे को ऊपर का चेट्स से ऊपर का मेरे को सिर्फ सिर दिखाई दिया, और वो बंदा लेफ्ट राइट देख रहा है कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। मेरे को दिख रहा है वो आराम से। मैंने कि इसको पूरा आने दे। मतलब इतना मैंने धैर्य रखा, नहीं तो मैं उस टाइम भी फायर कर सकता था। मैं कि इसको पूरा खड़ा होने दे। उसमें और मेरे में डिस्टेंस था लगभग 110 या 20 मीटर उस टाइम में। तो जैसे ही वो पूरा खड़ा हुआ, मैंने फायर कर दिया। वो गिर गया और फिर खड़ा हो गया, वो गिरा और फिर खड़ा हो गया। और फिर मैंने वो जो थड़ी थी, ऐसे ऐसे करके वो झुक के वो टक से मस्जिद के जस्ट कॉर्नर पे आ गया। तो उस टाइम में जब वो मस्जिद के कॉर्नर पे आ गया, मेरे को पूरा दिखाई दे गया। फिर वो मैं देख रहा हूँ और मैं उसको फायर नहीं कर रहा हूँ। देखो, मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा है हो क्या रहा है। एक्चुअली में माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं उसको देख ही रहा हूँ ऐसे। वो देखने का मकसद एक ही था, जब वो वहाँ से आया तब उसके हाथ में वेपन था AK, और जब वो उस कॉर्नर पे खड़ा हुआ तो उसके हाथ में ग्रेनेड था AK, उसकी सीलिंग आर्म लटकी हुई थी। क्या? हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में था, पिन निकाल के उसका वेपन उसने अपना डाउन कर दिया, और वो ऐसे ढूंढ रहा है कि मेरे को फायर कौन कर रहा है, मेरे को कौन फायर, मतलब मुझे ढूंढ रहा है जिस बंदे ने फायर किया है। उसने अपना वेपन लटका दिया, ग्रेनेड हाथ में। उसने यही था कि बेंचो ग्रेनेड फेंकूंगा, 1 होगा 2 होगा, क्योंकि हो सकता है एक गोली से 2 ही एक बंदे को लगे ना लगे। बेंचो ग्रेनेड तो मारेगा 1-2 को, या फिर कैजुअल्टी करेगा कुछ ना कुछ। तो मतलब मैं उसको ऐसे 1-2 सेकंड का सीन था वो, जब मेरे माइंड में ये चीज़ चली, नहीं यार क्या है, इसको ऐसे देख रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे। जैसे मेरी उसकी आंखें मिली, नजरें, वो 1 सेकंड का शायद हो सकता है मतलब 1/4 भाग हो। आंखें मिलते ही मैंने 3 राउंड फायर किए, टक टक टक। 1 उसको हेड शूट लगा, 2 उसको गाल पे लगे, और उसका ग्रेनेड साइड में गिर गया। वो ऐसे करने वाला था, वो इतने में मेरा फायर हो गया, मेरा उसको शूट हो गया, वहीं गिर गया वो। जब गिर गया तो मेरे को दिखना बंद हो गया। मैंने सेट पे पास कर दिया, सर बंदा डाउन हो गया। एक उसको भी पता है मैंने फायर किया है, क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था, क्योंकि दिख तो मुझे रहा है ना। मैंने बोला सर बंदा गिर गया। बोला पक्का? मैंने कहा हाँ सर। अब जो ड्रोन उड़ रहा था, उसने ड्रोन वाले को मैसेज कर दिया, बोला ड्रोन को मस्जिद के पास लाओ।
अब ड्रोन को मस्जिद के पास लाने के लिए जैसे उसने कमेंट्री की तो मैं भी सुन रहा हूँ उसको, तो मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने कि यार इसको गोली लगी है कि नहीं लगी है, कहीं एक्टिंग ना कर रहा हो, इसको गोली लगी है, क्योंकि मेरा उसका डिस्टेंस 80 मीटर होगा उस टाइम, 80-70 मीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं था लेकिन अच्छी रेंज में था एकदम बढ़िया। तो हेडशॉट लगा तो भी इतना हेडशॉट को तो बाद में पता लगा ना इसको हेडशॉट लगा है। अच्छा, पहले तो कहाँ आपने एम लेके सिर्फ फायर एम लेके फायर किया है मैंने, हेडशॉट का तो बाद में जब उसको देखी डेड बॉडी तब पता है लगा है ना भाई इसको गोली लगी कहाँ है। अब मेरी धड़कनें तेज हो गई, मैंने कहा यार देवी बेइज्जती हो जाएगी यार बहनचो इसको अगर गोली नहीं लगी तो। होता है ना बहनचो दुनिया तेरे पास आएगी, साला एनर्जी काट के आया है, ये करके आया है, जूनियर भी हंसेंगे। तो मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही है यार बहनचो आज भाई भगवान साले को गोली लगी मिले। जैसे वो आगे बढ़ा, जहाँ फर्स्ट में गोली लगी थी वहाँ गिरा था ना वो, वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ बोला सर यहाँ ब्लड पड़ा हुआ है, बिल्कुल नीचे करके ले रहा हूँ। मेरे को तसल्ली हुई, मैंने कि हाँ भाई गोली तो इसको लगी है। जैसे आगे बढ़ा, जहाँ उसने मेरे को रुक के देखा, हाथ ग्रेनेड में था, अपना ग्रेनेड उसके हाथ में था, उसने मेरे को रुक के देखा तो वहाँ पे क्या था, ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर रुका है ना थोड़ी देर, वो उसका फ्लो ज़्यादा था। बोला सर यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा पड़ा है, और वो वैसे सीमेंटेड था वो एरिया पूरा, तो उसमें वैसे ज़्यादा दिखेगा। अरे बोला ब्लड नहीं बंदा देख यार। वो जो थड़ी बनी हुई थी जस्ट वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ था, और वॉशरूम और थड़ी के बीच में वो ऐसे पड़ा हुआ था उल्टा ऊपर को मुंह करके। तो उसने बोला सर बंदा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऊपर को मुंह है उसका और मुंह से झाग निकल रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहे हैं। बोला कोई मूवमेंट है उसका? बोला कोई मूवमेंट नहीं है सर। यूएवी उधर ही रखा, ड्रोन उसी के ऊपर रखा। मैंने फिर इशारा किया अपने टीम कमांडर को, सर क्या ग्रेनेड लॉब करूं? ऐसे दिखाया उसको, उसने ओके। मैंने ग्रेनेड लिया उसका मिलिटेंट अपना का? अपना अच्छा, हाँ। अपन के पास भी तो सारा असला रहता है ऐसे थोड़ी है यार भाई तो मैंने ग्रेनेड लिया, मैं उसके नज़दीक गया, पिन निकाल के, जो वॉशरूम था। अब मुझे जब तक नहीं दिखाई दे रहा, मुझे वो दिखाई भी नहीं दिया, मैंने उस गैप में ग्रेनेड लॉब कर दिया और मैं वापस आ गया। तो ग्रेनेड का अपना जो होता है वो 4 सेकंड का टाइम होता है, 4 सेकंड में फ्यूज निकलने का। पिन निकालने के बाद 4 सेकंड होते हैं। फ्यूज निकालने के बाद जो उसका लीवर होता है ना, वो आज़ाद होने के बाद मतलब 4 सेकंड का टाइम होता है। उसका फ्यूज का नंबर ही एक्चुअल में 4 सेकंड का ही फ्यूज होता है वो। अच्छा, उसी हिसाब से बनते हैं। दूसरे के लिए बोला, दूसरा भी मैंने लॉब कर दिया। अब बंदे मर गए 3, हो गया कंप्लीट ऑपरेशन। अब बंदा एक और बचा हुआ, 4 थे। हाँ 4 थे। बोला ओके, अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। उसके बाद में अब क्या हुआ है कि भाई ठीक है, सेफ ऑपरेशन हो गया, कोई कैजुअल्टी नहीं, कुछ नहीं। बोला भी ऐसा करते हैं, पुलिस को दे देते हैं, पुलिस बॉडी उठाएगी, मकान जो बचे हैं उनको सर्च करेगी और अपने बंदों को रेस्ट दो। उसको भी, वो भी इंजर्ड था, लास्ट वाला। हाँ उसको भी गोली लगी हुई थी। वो कहाँ था? वो छुपा हुआ था, बताता हूँ उसका भी। अच्छा। हाँ ये तो सर हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तीनों डेड बॉडी उठाई, यस, उनको सबको इकट्ठा किया, फ़ोटो क्लिक किया, चाय नाश्ता हुआ हमारा वहाँ पे। चलो भाई ऑपरेशन बहुत बढ़िया, गुड, शाबाशी होता है ना एक। अब क्या था, जो मिलिटेंट जो लास्ट वाला था, मेरे टीम कमांडर ने भी बोला मेरे को, मेरा थोड़ा सीना चौड़ा हो गया उस टाइम। बोले यार देवी हेड शूट किया तूने, तो एक होता है ना, हाँ यार चलो मतलब भाई मान तो गया बंदा, एनर्जी से आया है, तो ऐसे नहीं आया वो। सुबह 5 बजे फिर मैसेज आ गया, फिर दोबारा चलो सेम लोकेशन। बोला एक बंदा और है। अब मैं बोल रहा था जब मैंने, सर बंदे तो 4 देखे थे मैंने। अरे नहीं यार, वो एक साथ तेरे को ऐसे लगा होगा, क्योंकि जो खिड़की में से भागे थे तब आपको दिख गया। क्या शुरू के बंदों का डाउट था कि भाई वो 1 था कि 2 थे, दिक्कत यही थी। अब सुबह फिर पहुंच गए उधर। अब वहाँ क्या हुआ, वो बंदा कैसे पकड़ा गया, उस गांव का बुड्ढा चला गया अपने घर में। अरे बाप रे। हाँ, तो वो जैसे गया, उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला ना, तो भाई पुलिस ने सर्च किया था, तो अगर किसी का लॉक भी लग रहा, सब लॉक तोड़ रखे थे वो, कोई भी किसी मकान में मतलब घुस सकता था। तो वो बिल्कुल डोर के साथ ही बैठा था, थोड़ा हटके ही वो बैठा था, वेपन उसकी गोदी में था और फौजी ड्रेस में था। उसने बोला बाबा इधर आ, इधर आ। तो बाबा डर के फिर भाग गया वहाँ से, उसने फायर किया नहीं।
क्योंकि वो तो छुपाया हुआ है कि मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कश्मीरी बोला हमारा साथ देंगे, लेकिन वो गांव थोड़ा अच्छा था, गुजर थे उसमें, वो फौज को सपोर्ट करते थे। यही मैं एक्चुअली आपको पूछने भी वाला था कि वहाँ की जो विलेजर्स हैं वो कितना साथ देते हैं। बिना मिले तो मिलिटेंट्स एक्चुअल में J&K में आ ही नहीं सकते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कोई मतलब नहीं, सर्वाइव को चांस ही नहीं बनता। वो लोग मिलते हैं, अभी थोड़ा हो सकता है सुधार आया हो, हाँ, अभी जो सुनते हैं कहानियाँ इतना है नहीं, अभी बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले बहुत 2004, 5, 6, 7 तक तो बहुत भयंकर मिलिटेंसी थी। विलेजेस मिले हुए होते थे, मतलब मिलिटेंट उनकी भी मजबूरी हो जाती है। अब देखो यार, वेपन वाला है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये साला मार के चला जाएगा, इससे अच्छा तो साथ ही दे ले, तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं बचता है फिर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस प्रेशर में आ जाते हैं। वो बाबा चला गया, जो आउटर कॉर्डर में कुछ बंदे छोड़ गए थे ना हम दूसरी फौज के, क्योंकि एकदम हम ये नहीं मानते कि भाई ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, फिर भी पूरा आउटर कॉर्डन छोड़ते हैं। उन्होंने उस बाबा ने बोला, साहब आपका एक बंदा अंदर बैठा है, क्योंकि वो फौजी ड्रेस में था, 2 फेरन में थे, 2 फौजी ड्रेस में थे। बोला आपका एक बंदा अंदर बैठा हुआ है। और उन्होंने बोला हमारा बंदा? हाँ। बोला आपकी सी ड्रेस है, और बोला मेरे को बुला रहा था, मैं डर के मारे भाग के आ गया। तो फिर होता है ना एक रिपोर्टिंग कार्रवाई, कॉलिंग, भाई अपने बंदे सभी बताओ जो जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो सब ने ओके रिपोर्ट दे दी, सबके बंदे पूरे हैं भाई। जब ओके रिपोर्ट आ गई तो मिलिटेंट है। आए सुबह कौन से मकान में, फिर बोला जो ब्रिगेड कमांडर था, कुछ नहीं करना, मकान को उड़ाओ, मेरे को ऑपरेशन अभी तक इतना अच्छा चला है, मुझे एक खरोच नहीं चाहिए किसी को। उसमें मारे RL के गोले फायर हो गया, वो अंदर ही ग्रेनेड जो उसके पाउच में थे फट गया वो। बाद में उस पर फायर ब्रिगेड बुलाई, पानी बुझाया, अपना सिविलियन इकट्ठे किए, सरपंच से बोला, डेड बॉडी निकाली। जब मतलब थोड़ा वो हो गया, बचा ही नहीं होगा ये मतलब ठंडा हो गया जब बॉडी, ऊपर का हिस्सा बचा था, टांग टूंग कुछ नहीं बची थी उसकी, सिर्फ यहाँ से यहाँ अपना जैसे हड्डियाँ ना तंदूर का होता ना मुर्गा, ऐसे बचा था। निकाल के उसका वेपन भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा आग थी, मेल्ट हो गया। हाँ, लकड़ी वाला ऐसा जल गया था, वो भी थोड़ी बेंड हो गई थी बैरल भी। उसके बाद में फिर उसको भी क्लोज करके आगे फिर नाम चला गया भाई सेना मेडल के लिए। एक्चुअल में मेरा नाम शौर्य चक्र के लिए गया था। तो अभी इसमें चीज़ें होती हैं कुछ, जो नसीब में होता है आदमी को वही मिलता है। तो तभी आपको सेना मेडल मिला। मेरे को सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड है, और बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसी यूनिटों के साथ काम किया, सीखने को मिला। आपकी ट्रेनिंग के हमेशा बहुत मशहूर होते हैं आपकी ट्रेनिंग के किस्से, कि ट्रेनिंग सबसे डिफ़िकल्ट होती है। सर ट्रेनिंग के पार्ट्स तो बहुत हैं। अच्छा। ट्रेनिंग के पार्ट्स बहुत हैं, जैसे एक स्ट्रेस वीक होता है हमारे उधर SF में। तो स्ट्रेस वीक है, यानी कि बंदे को इतना तोड़ देंगे वो वज़न उठा के, उसको फिजिकल एक्टिविटी, उसको बिल्कुल उस टाइम पे खाना देंगे जब वो ऐसे लगेगा मैं साला ये पत्ते तोड़ के भी खा जाऊंगा। उसके बाद में वो वीक जो बंदा निकाल देता है, ये समझ लो वो आधा कमांडो बन गया। उसके बाद में फिर होता है पानी वाला, मौत का कुआं बोलते हैं हमारे उधर। मौत का कुआं? हाँ, मौत का कुआं बोलते हैं उसको। उसमें हर बंदे को डुबाते हैं। अच्छा। वो जैसे अपना डाइविंग वाला है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें हमारे डाइवर ही होते हैं, डुबाने वाले। जो डाइवर बनता है वो नीचे जाएगा, उधर ही मेडिकल एम्बुलेंस सब उधर ही रहती है। अब हर बंदा स्विमर नहीं होता है, तो वो क्या नीचे जाके पानी में जब डाइव मारता है और बंदे को नीचे खींच लेता है। ओह, ऊपर नहीं जाने देता? ऊपर नहीं आने देता। उसको पता है कितनी देर रोकना है मैंने इसको। और कोई पानी पी लेता वो दुनिया भर का, वही होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि आदमी सोच के हैरान है, बंदा कांपता रहता है, यार मेरा कल वो है डाइविंग वाला, वो साला उस कुएं में मेरा टेस्ट है। तो आदमी पहले से कांपता रहता है, मुझ पे तो स्विमिंग ही नहीं आती। जो उसको ये पता नहीं है, जिसको स्विमिंग आती है उसको ज़्यादा डुबाते हैं। रियल बात है। जो ज़्यादा हल्ला मचाएगा ना, हाँ। मर गया गिर गया, उसको ज़्यादा बिल्कुल उसको बोला अच्छा ठीक है, उस्ताद अपने हिसाब से लेता है। फिर वहीं पे एम्बुलेंस होती है, वहीं पे डॉक्टर होता है उस टाइम में, वहीं पे सब कुछ। तो अंदर तो वो तड़पता होगा, सांस नहीं तड़पता आ रही है। जब बाहर निकलता है तो बस फिर वो ऐसे लगता है अब मेरे को कोई बाहर निकाल ले। आपको 14 किलोमीटर भगा के ले जाएंगे, फेंस आपके साथ होंगे, नेगेटिव मतलब
करंट के अपोजिट आपने स्विमिंग करनी है। पानी इधर बह रहा है, आपने जाना उधर है। अच्छा। टेस्ट कभी भी होगा आपको खाना खाने के बाद अचानक, अरे बाप रे। तुरंत। कुछ किसी को कुछ पता नहीं है, डेट दे देंगे भाई फलानी तारीख को टेस्ट है आपका फिजिकल। उसके बाद में अब हम तो रिलैक्स है ना, दबा के खा रहे हैं क्योंकि भाई पानी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जितना एफर्ट लगाओगे साला डाइट भी अच्छी हो रही है, भाई खाना तो खाएंगे हम। जैसे उनको पता है कभी उन्होंने दबा के ठूसा है, आ जावे टेस्ट के लिए। दूसरा, जब तक रुला नहीं देंगे, आपके हाथ में वेट, उसको वेट बोलते हैं, 4-4 kg वेट दे देंगे और फ्लोटिंग करता रहेगा बंदा। ले भाई दे भी ये पकड़, और साइड हो जाएगा, फिर मेरी तरफ देखेगा नहीं वो। और मैं तो लगा हुआ हूँ, अब कब तक लगूंगा। और 4 kg वेट पकड़ के फ्लोट करना है, हाँ, नीचे नहीं जाना। नहीं जाना, फ्लोटिंग करते रहो। अब यार कब तक रोकूंगा, उस वेट को नीचे भी नहीं गिर सकता, साला गुम हो जाएगा, फिर मेरे को तो और पनिशमेंट लाना भी आपको ही पड़ेगा। तो जब तक आदमी रो नहीं जाता है ना, बिल्कुल पानी पी पी के नीचे, वो देखता रहता है चोरी नजरों से, वे कब इसका एंड होने वाला है। जब बिल्कुल ही फिनिशिंग पे बंदा आता है कि अब ये इस बार ऊपर नहीं आएगा, अगर नीचे गया तो उस टाइम में उसको रस्सी पकड़ा देते हैं, चीखें निकलवा देते हैं पानी के अंदर ही। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी चीखें नहीं। तो इसमें ऐसे टेस्ट में ऐसे भी होता है कि ऐसे वो लोग सिचुएशन देते कि आपका बडी अगर इंजर्ड हो गया है, आपको उसको अपने साथ में लेके जाके सब कुछ देते हैं सर। बिना बड्डी के तो स्विमिंग होती नहीं है, डाइविंग होती नहीं है, क्योंकि रिस्क ट्रेनिंग के दौरान तो रिस्क आप लोगे नहीं। तो बड्डी तो आपको आर्मी में भी बड्डी चाहिए, अंडर वाटर डाइविंग में बड्डी चाहिए। बिना बड्डी के तो आप कहीं मूवमेंट ही नहीं करोगे, क्योंकि एक से भले दो। एक टैंक होता है 10 मीटर का होता है, एक्चुअली 10 मीटर की डेप्थ होती है उसकी। तो उसमें पूरा आपका सेट, डाइवर्टर सेट अंदर डाल देंगे, पूरा जैकेट वगैरह सब कुछ। आपको ऊपर से डाइव करके जाना है, 10 मीटर पे जाओगे, उसको पहनोगे और हाँ पानी के अंदर, और फिर आप ऊपर आओगे। उसके बाद में फिर आपको वो उस पानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपकी जो VCD होती है, एक डिवाइस होता है एक्चुअल में, उसमें एयर भर देते हैं हम, तो वो हमारी बॉइंसी को करती है ना, वो नील होती है, 0 होती है। तो डाइवर्टर का वेट काफ़ी होता है, 4 kg नेगेटिव होता है वो। तो उस टाइम में वो मतलब बंदे के हैंड अप कराने वाला वो है। एक भाई करना है कोर्स, नहीं करना है। अच्छा, सर मैंने नहीं करना है, मतलब उस सिचुएशन पे ले जाएंगे, भैया ये ना करे। लेकिन बंदे को पता है कि बहन जो मर जाऊं, डूब जाऊं, लेकिन भाई मैंने ये टेस्ट पक्का करना है। एक दूसरा होता है, पूल टेस्ट बोलते हैं उसको। आपके हाथ और पैर दोनों बांध देते हैं ऐसे पीछे, यस, और 50 मीटर एक किनारे पे ले जाएंगे, और आपको वो 50 मीटर हाथ पैर बंधे हुए क्रॉस करना है पानी में। पानी जब आपकी कैप परेड होगी, तो हमारे तो नीट गिलास होगा दारू का, रम का, कोई पीता है कोई नहीं पीता है। यंग लड़के हैं, कोई 20 साल है, कोई 18 साल है, कोई 21 साल है। वो पूरा कम से कम 3 से 4 पैक आ जाते हैं उसमें। बोरोसिल गिलास होता है, उसको बॉटम करेगा, गिलास को मुंह से तोड़ेगा, उसको चबाएगा और अंदर ले जाएगा। गिलास को खा लेगा। यस, कुछ नहीं होता सर। गिलास खाने की भी आप इसको रिसर्च करो कि भाई गिलास खाने से मतलब प्रॉब्लम क्या आती है। गिलास का बुरादा बनाना है सर, चबा के। हाँ, ये है कि देखो बहनचो कितना जोश है बंदे में, कांच भी खा जाता है, उस बंदे का भी मोराल हाई रहता है। मैंने कांच खा रखा है बहनचो, ये चीज़ क्या है, ये मतलब कितना हाई मोराल होगा उसका। और सब कर लेते हैं वो, क्योंकि उनको सिखा देते हैं हम पहले ही। स्नैक हैंडलिंग चलती है, किसी भी प्रकार का सांप हो, हमारा हर बंदा पकड़ लेगा। सिर्फ एक छोटी सी डंडी होनी चाहिए लकड़ी की, उसके 1.5 फीट की। कोबरा हो, वाइपर हो, रैट स्नैक हो, सबका पता है किस में क्या जहर है, किससे क्या वो होता है। बंदा कमांडो बनने के लिए जब वो निपुण हो जाता है, कमांडो बन जाता है, उसके 5 साल बाद कमांडो असली बनता है। वो 5 साल तक तो सीख ही रहा है वो सर। 5 साल तक तो वो नया ही है। अरे तू अभी तो आया, कल परसों आया है। तो सर आपको कोई ये ट्रेनिंग में आपको जो लगा कि ये सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए? खेल नाम की एक्सरसाइज होती है। खेल
यस। वो नाम की क्या होती है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होती है। यस। अच्छा। वो एक्चुअली में एक्सरसाइज समझो, वो क्या फाइनल टेस्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि 51 भी अपना लेती है टेस्ट, फिजिकल का, बंदों का सब कुछ लेती है वो। वहाँ एनर्जी कंप्लीट करने के बाद भी दोबारा चलता है उधर। तो वो जो एक्सरसाइज चलती है ना सर, उसमें ऑप्टिकल्स हैं बहुत सारे, उसमें आपके साथ वाले बड्डी को क्वेजलिटी कर देंगे। अब आपको इसको लेके चलना है, उठा के चलना है। उसमें क्या है सर, टीयर गैस, चिली वाली, इतना खिलाते हैं वो, इतना खिलाते हैं। हर जितने भी ऑप्टिकल है, हर इवेंट पर आपको चिल्ली गैस से गुजरना ही गुजरना है। और आपका कोई अंग ऐसा नहीं है जहां वो नहीं घुसती है। ऊपर से फिर आपने अपना बंदा भी साथ लेके जाना है। मतलब बिल्कुल आदमी, एक तो उल्टियां करा देती है सर वो क्या बॉडी में बहुत ऐसी एनर्जी लॉस करती है बॉडी की, बहुत ज़्यादा। बाकी फिजिकल एक्टिविटी में जो अपना पैरा कमांडो में अपना 100 किलोमीटर है सर, सबसे हार्ड, सबसे टफ। 16 kg वेट के साथ 100 किलोमीटर जो होता है, 16 kg वेट, और वो हर बंदा करता है जो लास्ट में फाइनल में पहुंचता है। मान के चलो यूनिट में आए 60-70 बंदे, तो 10-12 बंदे बचेंगे उसके लिए, हो सकता है 15 बच जाएं। और कितना टाइम लेते हैं? इसका टाइमिंग सर 16 घंटे है, और 15 से 16 घंटे के बीच में एक्सीलेंट टाइम है। मतलब चलते तो नहीं है, उनको भागना सर चल पड़ता गए तो आप टाइम पे नहीं आ पाओगे, और रुक गए तो आप फिर दौड़ नहीं है। पाओगे। हाँ, आपको वो कुत्ते वाली चाल चलनी पड़ेगी। जैसे कुत्ता एक ही चाल में रहता है, वो चाल आपको छोड़नी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, और बंदा करता है कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के बाद बंदा रहता होगा सर, हवा में रहता है फिर वो बंदा। लास्ट में जब 100 अपना 500 मीटर रह जाता है तो गो कर देते हैं। हाँ। हो सकता है 1 किलोमीटर रह जाए, ठीक है भाई 1 किलोमीटर रहेगा फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है गो, अपनी मर्जी से भागो, जो जिसने जितना क्लोज करना है। तो बंदे फिर सूट लगाते हैं, देखो लास्ट में उनको पता है ना अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो फिनिश है, अभी तो हो गया। हाँ। अब हो गया। वाह, बहुत फिर जयकारा मारते हैं वो फिनिशिंग करते वक्त, अच्छा। पिट्टू पाट्टू फेंकते हैं, बंदे रहते हैं फिर फुल रोल, मतलब बॉडी मूवमेंट में रखते हैं उनका एकदम ऐसे कूलिंग, मतलब वो ना कूल डाउन कराते हैं। हाँ। उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़िया। फिर उनका एक्चुअल में वही सबसे हार्ड है, एक्चुअल में फिजिकल सबसे हार्ड है, क्योंकि सर 100 किलोमीटर तो बहुत गाड़ी धुआं दे जाती है, आदमी तो क्या चीज़। हाँ, राइट। और सर ये मैं कुछ मेडल्स पे भी बात में ज़रा थोड़ा रुक गया था। एक आपका बलिदान का भी मेडल है, तो ये मेडल, ये सर एक्चुअल में बलिदान क्या है, ये बलिदान है एनर्जी का। अच्छा। तो एनर्जी में जब आपने फिट हो गए तो आपको एनर्जी का बलिदान लागू हो जाता है। ओके। तो आपने वहाँ फिट किया है, अपने आप को बलिदान दिया है ना शरीर का। सब कुछ जो भी उनकी शर्तें थी सारी पूरी की आपने, भाई तभी तो आपको मिला है। दूसरा ये सर अपना पैरा का है, ये वाला। तो इस पैरा का बलिदान तो एक्चुअली में पैरा चाहती ही बलिदान है। नाम जो बलिदान है पैरा से ही चला है, क्योंकि एनर्जी तो ये आप 84 में शायद खड़ी हुई है। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी। यस। तो बलिदान तो एक्चुअल में पैरा का एक मोटो है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हैं। हम लोग अगर एसएफ में हैं तो हम बलिदान के लिए हैं सर। वो ट्रेनिंग और ऑपरेशन से मुझे याद आया, मैं बात कर रहा था आपसे जब आप बोल रहे थे कि दूसरे आर्मी वाले भी हमारे साथ आके ट्रेन करते हैं, जैसे यूएस आर्मी हो गया या जर्मनी की आर्मी हो गया, कोई दूसरे लोग आते हैं। तो आपने कुछ फ़र्क देखा है क्या कि वो आर्मी में ये चीज़ बेहतर है और अपने आर्मी में ये चीज़ बेहतर है? कुछ डिफरेंस? सर डिफरेंट तो बहुत काफ़ी है। हाँ। अब उसमें क्योंकि देखो हमारी स्ट्रेंथ बहुत है आर्मी की, हाँ। उनकी लिमिटेड है। लोग मतलब नंबर ऑफ पीपल। यस। दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट हैं जो सब हम उनसे लेते हैं। अभी तो थोड़ा हमारा डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा। उनका क्या फायरिंग जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, उनका बढ़िया है। हाँ, पिस्टल फायर बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। दूसरा उनकी जो अपर बॉडी है वो थोड़ी रोबस्ट है। हाँ, हैवी है, लेकिन हमारे जवान के बराबर मजबूत नहीं। जो चीज़ हमारा जवान सह सकता है वो नहीं सह सकता। मतलब हमारे जवान ने अगर 50 मुक्के सहे तो वो 25 या 30 में ही फिजिकल स्ट्रेन, फिजिकल्स में, और जो स्ट्रेस, मतलब आप कितना दुख कष्ट सह पाओगे, कितना कष्ट सह पाओगे, अपना बंदा उससे बेटर है। दूसरा रनिंग में अपना बंदा बेटर है, जो ग्राउंड की एक्टिविटी उसमें अपना बंदा बेटर है, पैर मजबूत है। यस।
हाँ वो हो सकता है, वो पुलअप और पुशअप का ज़्यादा वो करते हैं, उसी पे ध्यान ज़्यादा रहता है। हमारा बंदा ऑलराउंडर मिलेगा आपको। तो आपका सर कोई फेवरेट वेपन, या आपने जो बहुत सारे वेपन्स चलाए होंगे? सबसे फेवरेट वेपन वो वेपन था जिससे मैंने वो टेररिस्ट को किल किया था, वो थी मेरी टैवोर S80। अच्छा, उसका नंबर था, बट नंबर। और सेकंड में अगर खूबसूरती देखूं और भी अच्छा फायर देखूं तो उसमें आती है सर M4 मेड इन इजराइल। पिस्टल में ग्लॉक। पिस्टल में कौन सा? ग्लॉक। ग्लो। और मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि कौन सी वो एज होती है जब एक जवान को, सोल्जर को ऑपरेशंस में भेजना बंद कर देते? सर ऐसा है, फौज के अंदर ऑपरेशन ना जाने की कोई उम्र ही नहीं है। जब तक वो रिटायरमेंट नहीं आएगा अपने घर पूरी कलर सर्विस करके, चाहे वो 28 करके आ रहा है, चाहे वो 32 करके आ रहा है, वो ऑपरेशन का एक भाग रहेगा, वो उसमें शामिल रहेगा। उसको कभी भी मिस, वो खुद ही नहीं चाहता कि मेरे को कोई साइड में रखे। वो खुद नहीं चाहता कि मैं साइड में रहूं और ये सारे चले जाएं। उसको ऐसे लगता है मुझे क्यों नहीं लेके, बेइज्जती महसूस करता है बंदा। वो खुद जाने के लिए रहता है, इतना शौक रहता है कि मुझे यार ऑपरेशन में, वो टीम ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मार दिए, साला हमारी टीम को ऑपरेशन मिल ही नहीं रहा है। तो एक होड़ लगी रहती है, कंपटीशन होता है। मान के चलो ऑपरेशन हो गया, अब देवी सिंह को छोड़ के इधर ही लाइन एरिया में बाकी टीम चलेगी, तो देवी सिंह अंदर अंदर ऐसे खलता रहेगा, अपने आप को ऐसे कोसता रहेगा, साला यार कोई तो कमी है तेरे अंदर। और कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा कि मुझे बहन तेरे को नहीं लेके यार, बहन उसको भी, मेरे से नए नए बंदे थे उनको भी लेके। तो ऐसा नहीं है सर, जब तक आप सर्विस में हो तब तक आपको ऑपरेशन में ऑटोमेटिक ही जाना पड़ेगा, और आप खुद ही जाओगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं साहब मैं जाऊँगा। नहीं, मिशन पे जाने से पहले तो आप कुछ करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि क्या पता मैं वापस नहीं आऊँ तो घर पे कॉल कर दूँ? सर ऐसा बंदा सोचता ही नहीं है। मिशन पे जाने से पहले बंदे को क्या रहता है, यार मेरा कोई सामान तो नहीं छूटा है, बस कुछ A to Z सामान पूरा लेके जाए। और अम्युनिशन की एक आध मैगजीन हो सकता है यार, 5 की जगह 6 डाल देता हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता? सर ऐसा दिमाग में मेरे में नहीं, किसी के में नहीं आता, किसी भी सोल्जर के में नहीं आता। मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अरे यार फिर तो कर ही नहीं पाएगा मिस्टर। सर दिल छोटा कर दिया आपने तो फिर क्या बच गया हमारे पास? इमोशनल होने की जगह होती हैं, तो यहाँ पे इमोशनल होने की जगह ही नहीं है। वहाँ हंस के जाओगे तो हंस के आओगे, रो के जाओगे तो हो सकता है रो के आओ। तो आपने कभी किसी बड़ी के घर पे कॉल किया है कि वो नहीं रहा है, ऐसा कुछ? सर ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे मौका भी ना मिले कभी, ना मुझे मिला और ना मैं चाहता हूँ। तो अभी आपने जैसे रिटायरमेंट ले लिया जी फौज से, तो गवर्नमेंट हमें कितना संभालती है आपको? सर गवर्नमेंट तो सारा ही संभालती है। देखो सारी फैसिलिटीज। अब देखो, अब वो लोग बोलते हैं यार गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट क्या देती है। भाई गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है। मेडिकल फैसिलिटी आपके पास है, कैंटीन फैसिलिटी आपके पास है, मेडिकल की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वहाँ पूरी फैमिली का। शादीशुदा भाई नहीं होना चाहिए, शादीशुदा बहन नहीं होनी चाहिए। आपसे छोटे हैं, अनमेरिड हैं, मदर फादर भाई और बच्चे तो आपके हैं भाई बहन, तो सबको ये अपन मेडिकल फुल फैसिलिटी। आजकल तो किसी भी अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। दूसरा अभी पेंशन जब से 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई है, तब से जो लोग हमारे यहाँ पे थे पहले जो पेंशन ले रहे थे एक्समैन, उनकी बेचारों की सैलरी कम थी एक्चुअल में, जो पेंशन थी। जब से वो हुआ है तो अभी अच्छा हो गया, 25 से शायद किसी की नीचे नहीं है। लेकिन अभी मैंने देखा है कि लोग रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं, पहले थोड़ा कम था, अभी फौजी बंदे को हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। साला ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है ना जब कोई बोलता है भाई फौजी भाई आ गया, चाय बनाओ, चाय लाओ। और पहले कौन जानता था। और सर आपको देख के भी कोई डर जाएगा, क्योंकि 2.5 किलो का हाथ हमने सनी देओल के बाद आपके हाथ को देखा है, तो एक बार सर हाथ दिखा दीजिए, आपका हाथ कितना बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा हाथ है। आपने एक्चुअली ये सीट की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा दी आज आके, और अपने एक्सपीरियंसेस बता के। तो एक हमारा एक आपके लिए एक जोरदार सल्यूट। थैंक यू जैन सर। और इतना सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला कि आज जो भी यंगस्टर्स लोग हैं, जो लोग ये सुन रहे होंगे और जो आर्मी में जाना चाहते होंगे, उनको भी एक सीख मिली होगी और एक डायरेक्शन मिला होगा आपके तरफ से। और ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है,
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बार आप बोले इतना बोलना पड़ा। सर एक्चुअली में मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं पे ऐसे बैठा हूँ। कैमरास के सामने बैठे हो। कैमरा है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ है ही है? नहीं। हाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा कैमरा। आप जैसे लोग, जनरेशन आपको देखती है, रियल बात, आपके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं और धीरे धीरे ये कम नहीं होने, बढ़ रहे हैं ये। आपने बढ़ाना है उनको अच्छी अच्छी चीज़ें लाके। यस यस। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों भाइयों से कि कभी भी कोई गलत एक्टिविटी वाली चीज़ अपने उसमें लाना मत, राइट। ताकि यूथ उसको देखे और फिर मतलब थोड़ा बहुत भी गलत रास्ते पे भटके। अच्छी चीज़ लाओ, छांट के लाओ, सॉलिड लाओ। यस यस। अच्छी चीजें मिलने में भी समय लगता है ना। सर ये आप तक पहुंचते पहुंचते कितना समय लगता है? सर ये एक संयोग था एक्चुअली में, मिलना नहीं तो आपको पता ही है। मैं एक्चुअली में मैं ना कर नहीं पाया। हाँ, थैंक यू मेरे को जब बोला ना ऐसे ऐसे है तो मैं ना कर ही नहीं पाया। कैसे आप ना करोगे? दिन में 50 बार कॉल करें। ना इसलिए भी नहीं कर पाया मेरे की थोड़ा सा एक यूथ को मैसेज देना है। हाँ, मैन यही था, बाकी तो बाकी आपकी ये स्टोरी सुनने भी कहाँ मिलती फिर। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, और धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपके आगे के फ्यूचर के जो भी आपके प्लान्स हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। जैन सर। थैंक यू जैन सर। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। और भाई कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई गेस्ट को हमें बुलाना चाहिए तो ज़रूर सजेस्ट करिए, तो हम उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और देवी सिंह जी का भी इंस्टाग्राम हैंडल हम दे देंगे, तो आपको उनको फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो। यस यस यस। तो भाई मिलेंगे और एक तड़कते भड़कते पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू सर। मजा आया। मजा आया।